नमस्कार। आज हम बात करेंगे भीष्म साहनी की उस क्लासिक कहानी की, चीफ की दावत। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई ये जो तरक्की की अंधी दौड़ है ना, इसमें हम अक्सर पीछे क्या छोड़ आते हैं। और इस पूरी कहानी का दिल, जानते हैं, बस एक सवाल में धड़कता है। सवाल ये है कि क्या एक बेटे की तरक्की, उसकी प्रमोशन इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके लिए अपनी ही माँ के सम्मान और उसके सपनों का सौदा कर दिया जाए। चलिए इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है चीफ की दावत। सीन कुछ ऐसा है कि मिस्टर शामनाथ के घर पर जबरदस्त अफरा तफरी मची हुई है। क्यों? क्योंकि उनके अमेरिकन बॉस डिनर पर आ रहे हैं और तैयारी ऐसी चल रही है मानो कोई जंग लड़ी जा रही हो। और इसी सारी भागदौड़ के बीच जब घर का एक एक कोना चमकाया जा रहा है, सारा फालतू सामान छिपाया जा रहा है, तभी शामनाथ और उनकी पत्नी को अचानक एक अड़चन याद आती है। और वो अड़चन कौन है? उनकी अपनी बूढ़ी माँ। अब जरा देखिए कि इस समस्या का हल कैसे निकाला जा रहा है। पत्नी कहती है, अरे माँ को पड़ोसन के घर भेज देते हैं। लेकिन शामनाथ का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। सोचिए, उस बुढ़िया का मतलब माँ एक इंसान नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है जिसे रास्ते से हटाना है। तो कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है। माँ का क्या होगा? सवाल वही है। तो भाई माँ को छिपाने का क्या सल्यूशन निकाला गया? अब यहाँ से शामनाथ का जो बर्ताव है ना, वो और भी ज्यादा तकलीफ देने वाला हो जाता है। जरा शामनाथ के इंस्ट्रक्शंस सुनिए, एक एक करके। पहला, खाना जल्दी खा लेना। दूसरा, जब तक हम बरामदे में ना जाएं, अपनी कोठरी में ही रहना। तीसरा, जब हम बाहर आएं तो बाथरूम के रास्ते बैठक में चली जाना। चौथा, सोना मत और खर्राटे तो बिल्कुल मत लेना। पांचवा, साफ सुथरे सीधे सादे कपड़े पहनना। और छठा, अगर बॉस से मिलना पड़ जाए तो ठीक से जवाब देना। मतलब एक एक हुक्म अपमान से भरा हुआ है। कब, कहाँ, कैसे रहना है, यहाँ तक कि खर्राटे लेने पर भी रोक। ये एक बेटे की सोची समझी क्रूरता है, जहाँ हर बेइज्जती को बड़े ध्यान से प्लान किया गया है। और फिर जब शामनाथ माँ से कहते हैं कि कुछ चूड़ियाँ पहन लो, तो माँ का जो जवाब आता है ना, वो सीधा दिल में लगता है। वो कहती हैं, चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये एक लाइन उस माँ की पूरी जिंदगी की कुर्बानी की कहानी कह देती है, जिसने बेटे के भविष्य के लिए अपना सब कुछ बेच दिया। लेकिन देखिए, शामनाथ को उसे इस बात में त्याग नहीं, बल्कि एक ताना सुनाई देता है और वो गुस्से से भड़क उठता है। शायद ये गुस्सा असल में उसके अपने अंदर के चोर का था, उस अपराध बोध का था, उस सच का था जिसे वो सुनना ही नहीं चाहता। अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, पार्टी का नया रंग। तो भाई पार्टी शुरू हो चुकी है और सब कुछ शामनाथ के प्लान के हिसाब से एकदम परफेक्ट चल रहा है। माहौल बहुत शानदार है, ड्रिंक्स चल रहे हैं, बातें हो रही हैं और चीफ भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और तभी ठीक उसी वक्त जब सारे मेहमान बैठक से उठकर बरामदे की तरफ बढ़ते हैं, शामनाथ के तो होश ही उड़ जाते हैं। सामने ठीक वही नजारा है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। उसकी माँ कुर्सी पर सो रही हैं, सिर एक तरफ लुढ़का हुआ है और वो जोर जोर से खर्राटे ले रही हैं। शामनाथ को लगता है बस सब खत्म, सारी मेहनत पर पानी फिर गया, इज्जत मिट्टी में मिल गई। लेकिन कहानी यहाँ पलट जाती है। चीफ की जो रिएक्शन होती है वो बिल्कुल बिल्कुल उल्टी होती है। वो माँ को देखकर बड़ी हमदर्दी से कहते हैं, पुअर डियर। और यही है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। जिस माँ को शामनाथ अपनी शर्मिंदगी की सबसे बड़ी वजह मान रहा था, वही माँ अब चीफ के लिए दिलचस्पी का, आकर्षण का सेंटर बन जाती है। चीफ को उनकी सादगी में, उनके उस देसीपन में एक ऐसी चीज नजर आती है जो उनकी अपनी बनावटी दुनिया में कहीं खो चुकी है। इसके बाद तो जो होता है वो और भी कमाल का है। वो घबराई सहमी हुई माँ बेटे के जोर देने पर एक पुराना लोकगीत गाती हैं, हरियाणी माएँ हरियाणी भेड़ें। और उनकी वो कांपती हुई आवाज में गाया हुआ गीत पूरी पार्टी की जान बन जाता है। मेहमान तालियां बजाते हैं, चीफ खुश हो जाते हैं और जो माँ कुछ देर पहले तक एक बोझ थी, अब वही शामनाथ के गर्व का, उसकी शान का कारण बन जाती है। अब आता है कहानी का चौथा और सबसे अहम हिस्सा, तरक्की की कीमत।
हाँ, पार्टी तो सफल हो गई, बहुत सफल हो गई, लेकिन इस सफलता की एक बहुत बड़ी नैतिक कीमत चुकानी पड़ती है। होता यह है कि चीफ लोकल हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में पूछते हैं और बात आ जाती है फुलकारी पर। अब देखिए, फुलकारी सिर्फ एक कढ़ाई नहीं है, ये पंजाब की सांस्कृतिक विरासत है। ये वो कला है जो एक माँ अपनी बेटी को देती है। ये परंपरा का, रिश्तों का प्रतीक है। और जैसे ही शामनाथ देखता है कि चीफ फुलकारी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बस उसे अपना मौका दिख जाता है। वो तरक्की की उम्मीद में तुरंत अपनी माँ की कला का सौदा कर लेता है, उनकी मर्जी पूछे बिना। वो चीफ से वादा कर देता है, अरे जरूर, मेरी माँ आपके लिए एक नई फुलकारी बना देंगी। माँ बेचारी दबी सी आवाज में अपनी मजबूरी बताती भी है, मेरी नज़र अब ठीक नहीं है बेटा, इन बूढ़ी आंखों से अब कहाँ कुछ होता है। लेकिन उनकी ये लाचार आवाज बेटे की तरक्की के शोर में कहीं दबकर रह जाती है। पार्टी खत्म हो जाती है, मेहमान चले जाते हैं, और जब माँ अपनी कोठरी में अकेली होती हैं तो उनका सारा दर्द आंसुओं के सैलाब में बह निकलता है। ऐसा लगता है जैसे बरसों का कोई बांध टूट गया हो। ये रोना सिर्फ उस रात की बेइज्जती का नहीं था, ये शायद सालों से सहे गए अपमान और अकेलेपन का था। और अब कहानी का 5वां और आखिरी हिस्सा, एक आखिरी सवाल। अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जो सबसे ज्यादा दिल दुखाने वाला है, जहां एक माँ और बेटे के बीच एक सौदा होता है। माँ अपने दिल की शायद आखिरी इच्छा बताती हैं। वो कहती हैं, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। वो इस घुटन भरी जिंदगी से आज़ादी चाहती हैं, अपनी बची हुई जिंदगी बस शांति से, भगवान का नाम लेते हुए बिताना चाहती हैं। ये एक माँ की अपने बेटे से आखिरी गुहार है। और माँ की इस भावुक अपील का शामनाथ के पास क्या जवाब है? बिल्कुल ठंडा, बिल्कुल प्रोफेशनल। वो साफ साफ कहता है, तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? अगर साहब खुश हो गए तो मुझे तरक्की मिलेगी। मतलब सब कुछ तरक्की पर आकर टिक गया है। और बस यही वो पल है, एक माँ का दिल अपनी सारी इच्छाओं को, अपने सारे दुखों को एक पल में कुचल देता है। जैसे ही वो ये एक शब्द सुनती हैं, तरक्की, उनका मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठता है। उनका अपना दुख, अपनी हरिद्वार जाने की इच्छा, सब कुछ बेटे के भविष्य की चमक के आगे छोटा पड़ जाता है। और फिर वो कहती हैं, तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। ये उनका आखिरी वाक्य है, एक माँ का अपनी इच्छाओं का, अपने सपनों का मुकम्मल आत्मसमर्पण। वो अपनी कमज़ोर आंखों और कांपते हाथों से उस फुलकारी को बनाने के लिए तैयार हो जाती है जो उसके बेटे की तरक्की की सीढ़ी बनने वाली है। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब परंपरा, संस्कृति और हमारे अपने रिश्ते, जब ये सब तरक्की पाने का सिर्फ एक औजार, एक टूल बनकर रह जाएं, तो उसकी असली मानवीय कीमत क्या होती है? क्या हम चुकाते हैं? कौन चुकाता है? इस पे सोचिएगा ज़रूर।